बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो है बहरी रोइंग की वजूहात और असरात, ओशियन करंट्स, देयर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। अब ओशियन करंट्स क्या होती हैं, जैसे कि पिछला टॉपिक मैंने आपको टाइड्स का करवाया था तो उसमें बताया था कि एक साइक्लिक या जो है वो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर जो है उसको हम टाइड्स का नाम दे रहे थे। तो जो करंट्स हैं उसमें और टाइड्स में ये फ़र्क है कि ये भी रेगुलर एंड पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर है, बट टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन एक ख़ास जो है वो रोल प्ले करती है। यानी जब समंदर का पानी वक्फे से एक ख़ास रूटीन के साथ एक ख़ास सिमत की तरफ जो है वो हरकत करता है तो डैट इज़ कॉल्ड दी ओशियन करंट्स। द मूवमेंट ऑफ द सी आर ओशियन वाटर टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन रेगुलरली एंड कॉन्स्टेंटली इज़ कॉल्ड एन ओशियन करंट। अब व्हाट आर दी काजेज़, नहीं इसमें पहले है फॉर्म्स ऑफ ओशन करंट्स के कितनी तरह की करंट्स जो हैं वो होती हैं। वार्म करंट्स, गर्म रोएं, ये ऐसी रोएं होंगी जो कि खत इस्तवा के करीब के समंदरों में होंगी, क्योंकि वहाँ का पानी जो है वो गर्म होगा, क्योंकि वहाँ पर मुसलसल सूरज की जो रोशनी है वो 90 के एंगल पर पड़ती है। तो खत इस्तवा के करीब के जो इलाकों के समंदर हैं उनका पानी गर्म हो जाता है, और गर्म होकर आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो हल्की होती हैं। तो ये ज़ेरी रुओं की सूरत में जो है इस्तवाई इलाकों से रोएं ये जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। कूल करंट्स, ये ऐसे इलाकों में जहाँ के समंदर का दर्जा हरारत जो है वो कम होगा, जहाँ पर ओवरऑल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो उन इलाकों में जो है वो समंदर का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, और यहाँ पर चलने वाली करंट्स को जो हैं वो हम कूल करंट्स जो हैं वो कहते हैं। समुद्री ड्रिफ्ट, ओशियनिक ड्रिफ्ट, ऐसी बहरी रोएं जिनका पार्ट बहुत चौड़ा होता है, ये कदरे कम अमूमन 8 किलोमीटर फ़ी घंटा और मुल्हका समुद्री सतह से काफ़ी बुलंद और मुनफरिद नज़र आती हैं। इनको हम ओशियनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी आम जो आपके करंट्स हैं उनकी निस्बत ये बड़ी होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ये समुद्री ड्रिफ्ट है। शुमाली बहरे ओकेनूस की ड्रिफ्ट जो है वो इसकी मिसाल है। सतही रोएं, सरफेस करंट्स, ऐसी रोएं जो हैं वो पानी की सतह पर चलती हैं, इसलिए इनको हम सतही रोएं कहते हैं। दुनिया के बेशतर समंदरों में ज़्यादा काबिल मुशाहिदा यही जो हैं वो सतही रोएं नज़र आपको आती हैं। ऐसी सतही रोएं औसतन समुद्री सतह से 100 मीटर की गहराई तक जो हैं वो चलती हैं। सतही रों का अमूमी रुख जो है वो सतह समंदर के मतवाज़ी यानी उफ़क़ी होता है। ज़ेरी सतह रोएं यानी अंडर सरफेस करंट्स, ये जो अंडर सरफेस करंट्स हैं ये इनको हम गहराई वाली रोएं भी कहते हैं, और ये जो हैं ऐसे इलाकों में चलती हैं जहाँ पर जो कि खत इस्तवा के करीब के इलाके हैं, वहाँ का पानी जो है वो गर्म हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो वो ज़ेरी रों की सूरत में जो है वो फिर ये रोएं चलती हैं। इसके अलावा इसमें ये बात है कि समंदरों में चलने वाली सतही रोओं के बरक्स समंदरों के फर्श और गहरे हिस्सों में चलने वाली रोओं का जो है वो एक अपना अलग निज़ाम है जो बलाई बहरी रोओं के निज़ाम से बिल्कुल मुनफरिद है। बलाई या सतही रों के बरक्स समंदर की सतह के अंदर मुख्तलिफ गहराइयों पर जो रोएं चलती हैं इनको हम गहरी समंदरी रोएं यानी डीप सी करंट्स जो हैं वो कहते हैं। अब ये जो डीप सी करंट्स हैं इनका भी बहुत अमल दखल है अपवेलिंग ऑफ दी फूड का, कि ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। तो जो नीचे जितना भी समुद्री फर्श के ऊपर चीज़ें होती हैं, डेथ एंड डिके ऑफ दी डिफरेंट प्लांट्स एंड दी एनिमल्स, नामियाती मवाद होता है, तो ये इसको जो है वो ऊपर तक लेकर आती हैं, जिसको मछलियाँ खाती हैं और फिर ज़िंदा रहती हैं। ऑक्सीजन पानी में जो है वो शामिल होती रहती है, जिसकी वजह से जो एक समंदरी इकोसिस्टम है वो अच्छे तरीके से जो है वो रवां दवां रहता है। इसके बाद है जी ओशियन करंट्स फॉर्मेशन कॉजेज़, बहरी रों की तहलीकी वजूहात। इसमें सबसे पहले परमानेंट विंड्स है। परमानेंट विंड्स को आप बहुत डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं कि परमानेंट विंड्स वो होती हैं जो कि बाकायदगी के साथ एक ख़ास डायरेक्शन में जो आपकी बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स, उनमें चलती रहती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट्स से लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ। जैसे जो मशरक़ी हवाएं हैं वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलती हैं, मगरबी हवाएं मगरिब से मशरिक़ की
तरफ चलती हैं, पोलर विंड्स जो है पोलर एरिया से नीचे की तरफ जो हैं वो उतरती हैं। इट मीन्स के परमानेंट विंड्स वो वाली विंड्स हैं जो कि एक ख़ास डायरेक्शन में सारा साल चलती हैं। तो ओशियन करंट्स भी हम क्या कह रहे हैं कि ये रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एक ख़ास डायरेक्शन में चलने वाली समंदरी रोएं हैं। तो जो एक ख़ास समत में चलने वाली हवाएं हैं वो इस समंदर के पानी को भी अपनी ही समत में यानी एक ख़ास समत में बहा का जो है वो लेकर जाती हैं। तो जो आपकी दायमी हवाएं हैं ये सबसे बड़ी वजह है समंदर के पानी में रोंके पैदा होने की, क्योंकि ये एक ख़ास डायरेक्शन में सारा साल चलती हैं। तो ये समंदरों के पानी को भी एक ख़ास डायरेक्शन में बहा कर ले जाती हैं, जिससे करंट्स जो हैं वो पैदा होती हैं। दूसरी है जी डिफरेंस इन ओशियनिक सैलिनिटी। सैलिनिटी का टॉपिक भी आपने पीछे पढ़ा है। सैलिनिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द ओशियन वाटर। अब जितना ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादा होगा ओशियन के वाटर में उतना ही वो पानी भारी होगा, और जितना कम होगा उतना ही वो पानी लाइट होगा। तो ख़त इस्तवा के करीब के इलाकों में अम्ल तबहीर की वजह से नमकियात की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी भारी होकर ज़ेरी रो की सूरत में कुतबी इलाकों के समंदरों की तरफ और ख़त इस्तवा के करीब का पानी हल्का होकर सतही रो की सूरत में कुतबी इलाकों की तरफ और कुतबी इलाकों के समंदरों में कम नमकियात होने की वजह से, ये फिर मैं उल्टा कह गई हूँ कि ख़त इस्तवा के करीब के इलाकों में नमकियात की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से पानी जो है वो ज़ेरी रो की सूरत में और कुतबी इलाकों में नमकियात कम होने की वजह से सतही रो की सूरत में चलता है। यानी आप ये समझ लें मुख्तसरन कि कम नमकीन समंदरों से ज़्यादा नमकीन समंदरों की तरफ और ज़्यादा नमकीन समंदरों से कम नमकीन समंदरों की तरफ जो हैं वो रोए चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये बुक पे एग्जांपल दी हुई है कि मेडिटेरेनियन सी में अम्ल तबहीर ज़्यादा होने की वजह से शोरियत की मिक़दार ज़्यादा है, तो इसका पानी जो है वो अटलांटिक ओशन से भारी है, इसलिए बहरे ओकेयानूस से एक बहरी रो बरास्ता आबनाए जबल जो है वो बहरे रूम की तरफ चलती है और बहरा रूम से समंदरी सतह के नीचे एक रो बहरे ओकेयानूस की तरफ चलती है। इसी तरह से ब्लैक सी से एक रो बहरा रूम की तरफ चलती है। बहरा असवद में चूँकि बहुत से दरिया गिरते हैं, इसलिए जो है वो इसकी सतह जो है वो बहरा रूम से तकरीबन 2 फुट बुलंद हो चुकी है, जिससे पानी बहरा रूम की तरफ से चलना शुरू कर देता है। इसी तरह से एक रो बहरा बाल्टिक से बहरा शुमाली की तरफ चलती है। ये तमाम जो हैं वो पानी के समंदर में समंदरी पानी में शोरियत के कम या ज़्यादा होने की वजह से चल रही हैं। डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस तरह से रोल प्ले करता है कि वो समंदर जो कि ख़त इस्तवा के करीब हैं वहाँ का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है, और जो कुतबी इलाकों के पास हैं वहाँ का पानी ठंडा होकर भारी हो जाता है। तो हल्का पानी जो है वो सतही रो की सूरत में और भारी पानी ज़ेरी रो की सूरत में चलता रहता है, यानी कम गर्म इलाकों के समंदरों का पानी ज़्यादा गर्म इलाकों के समंदरों की तरफ और ज़्यादा समुद्री इलाकों का पानी कम गर्म समंदरी इलाकों की तरफ चलना जो है वो शुरू हो जाता है। अब स्टूडेंट्स देख लें, ये एक निज़ाम है कि कहीं ये रोएं ना चल रही होती तो जो समंदर जो हैं जिनमें अम्ल तबहीर ज़्यादा है वहाँ पर क्या होता कि नमक ही नमक हो जाता, ठीक है। इसी तरह से जो ख़त इस्तवा के करीब के समंदर है उनका सारा पानी अब तक भाप बनकर उड़ चुका होता, लेकिन इन रों के चलने की वजह से ही दुनिया के तमाम समंदरों में फिर एक मॉडरेट किस्म का टेम्परेचर जो है वो कायम रहता है, जो कि समंदरी इकोसिस्टम के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये आ जाता है शेप्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शोर्स, बरे आज़मों के साहिलों की बनावट। अब जो बरे आज़मों के साहिलों की बनावट है दिस इट इज़ नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओशियन करंट्स, इट्स प्ले इनडायरेक्ट रोल इन सच अ सेंस कि अगर स्मूथ बिल्कुल चल रहे हों आपके शोर्स तो उसमें फिर क्या होता है कि जो एक दफ़ा करंट पैदा हुई है वो स्मूथली चलती रहेगी, लेकिन अगर साहिल जो है वो कटे फटे हों तो क्या होता है कि रोएं उनसे टकराती हैं
टूटती हैं, एक नई रो पैदा होती है, और इस तरह से जो है वो फिर सिलसिला जो है वो जारी रहता है। अब आपकी बुक में मिसाल दी हुई है कि बहर ओकेयानूस जो है इसमें जब जनूबी इस्तवाई रो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर केप रॉस यानी सेंट रॉक से टकराती है तो अपना रुख एक ही जानब रखने की बजाय दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा शुमाल मगरिब को बहकर शुमाली इस्तवाई रो से मिल जाता है, जबकि दूसरा ब्राज़ील के मशरक़ी साहिल के साथ जनूब को चल पड़ता है और मशरक़ी ब्राज़ील की रो के नाम से मंसूब है। यह आपने जब आगे तमाम ओशन की करंट्स को डिटेल से पढ़ना है तो ये चीज़ आपको समझ आएगी कि जब करंट्स के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, वो साहिल कटे फटे होने की वजह से या कोई कोना टकराने से, तो वो एक रुख में नहीं चल पाती, बल्कि उसके 2 या 3 रुख जो हैं वो बन जाते हैं। तो साहिल का कटा फटा होना भी जो है वो रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओशन करंट्स। अर्थ रोटेशन, अब जो ज़मीन की महवरी गर्दिश है ये भी रोल प्ले करती है आपके ओशन करंट्स के पैदा होने के। जैसे कि आपने पीछे जब हमने रोटेशन ऑफ द अर्थ का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी डिटेल से ये बात डिस्कस हुई थी कि जो चीज़ें साकन होती हैं उन पे तो महवरी गर्दिश का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं वो अर्थ रोटेशन की वजह से डिस्टर्ब होती हैं। जैसे शुमाली निस्कुरे में जो हैं वो बहरी रोएं अपने रुख के दाएं जानब मुड़ जाती हैं और क्लॉकवाइज हरकत करती हैं, जबकि जनूबी निस्कुरे में अपने असर रुख के बाएं जानब मुड़ जाती हैं और घड़ी की सुइयों के मुखालिफ रुख यानी काउंटर आउट क्लॉकवाइज जो है वो मूव करती हैं। आपकी बुक में 2-3 मिसालें दी हुई हैं कि शुमाली ओकेयानूस में बहने वाली जो ड्रिफ्ट है इसकी एक शाख अफ्रीका के शुमाल मगरबी कोने पर पहुंचकर सीधा चलने की बजाय कैनरी जज़ायर के करीब जनूब को मुड़ जाती है और कैनरी रो कहलाती है। इसी तरह से शुमाली बहरे अकाहिल की जो ड्रिफ्ट कैलिफोर्निया USA की रो के नाम से इसी तरह दाएं मुड़कर शुमाली अमेरिका के मगरबी साहिल के साथ साथ जनूब को चलती है। जनूबी बहर ओकेयानूस में बंगीला रो और जनूबी बहरुल काहिल में बहने वाली पीरू की रो भी इसकी उम्दा मिसालें हैं। तो ये आज हमने ओशन करंट्स का टॉपिक जो है वो पूरा कवर किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ओशन करंट्स क्या होती हैं, इनके पैदा होने की क्या वजूहात हैं। तो कल हम जो हैं वो करंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे हर ओशन में, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में। और मेरे ख्याल से इसके साथ ही आपका ये फिर पोर्शन ये ख़त्म हो जाएगा। फिर बहरी रों के असरात हैं और फिर ये आपका ख़त्म चैप्टर हो जाएगा, यानी 2-3 लेक्चर मेरे इस वीक में ये आपका पोर्शन जो है इंशाल्लाह मैं ख़त्म करवा दूँगी। तो करंट्स में आज आपने ये पढ़ा कि जब ओशन वाटर रेगुलरली और पीरियडिकली कॉन्स्टेंटली एक खास डायरेक्शन में मूव करता है तो दिस इज़ कॉल्ड दी ओशियन करंट्स। तो जो परमानेंट विंड्स हैं ये सबसे बड़ी वजह है करंट्स के पैदा होने की। इसके बाद जो समंदरी सैलिनिटी जो शोरियत है उसमें फ़र्क, टेम्परेचर में फ़र्क, फिर आपने शेप्स ऑफ दी कॉन्टिनेंटल शोर्स के हवाले से इसको पढ़ा और रोटेशन के हवाले से इसको जो है वो डिस्कस किया। तो इस लेक्चर को ध्यान से जो है वो सुने और समझे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसका हम कवर करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।